नमस्कार साथियों, गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो सभी? एकदम स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। चलो साथियों, जैसा कि आपको बताया कि कल के एपिसोड में हमने संगीत घराने, संगीत गायन शैलियाँ और अपने प्रमुख जो संगीतकार हैं उनसे रिलेटेड पहला अपन ने एपिसोड देखा था। उसके पश्चात आज जो आपकी क्लास है उसमें हम सेकंड एपिसोड पर चर्चा करेंगे मित्रों। और सेकंड एपिसोड में आपके जो क्वेश्चन रहने वाले हैं इसमें भी 20 क्वेश्चन है मित्रों। और ये क्वेश्चन है आपको जो रिकॉर्डेड मिलेगी मित्रों ये क्लास। तो किसी भी मित्र के अगर मैं कमेंट नहीं देख पाऊँ मित्रों तो आप इसके लिए मुझे माफ़ करें, क्योंकि किसी कारणवश मुझे अचानक से गांव आना पड़ा है। इस वजह से मैं ये जो क्लास है लाइव नहीं ले पाऊंगा। केवल शुक्रवार और जो शनिवार की क्लास रहेगी वो रिकॉर्डेड रहेगी। उसके पश्चात मैं आपके साथ सोमवार से कनेक्टेड हूँगा और उस दिन हम वापस लाइव के साथ जुड़ेंगे। तो उस दिन आपके जितने कमेंट होंगे सब कमेंट पर उस दिन चर्चा करेंगे। ठीक है मित्रों, करते हैं शुरुआत आज की। और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। जनाना महलों के बाहर बैठकर प्रातः एवं सायंकालीन गायन करने वाले क्या कहलाते हैं? जनाना महल। देखें आप मित्रों कि जब राजा महाराजाओं का समय हुआ करता था तो राजा महाराजाओं के जो महल हुआ करते थे ना, इन राजाओं के महल दो तरीके से हुआ करते थे। एक तो ऐसे हुआ करते थे जिसमें केवल और केवल पुरुष निवास करेंगे, और एक ऐसे रहा करते थे जिनमें केवल कौन निवास करेंगे? महिलाएं। अगर मैं पुरुषों की बात करूं मित्रों तो पुरुष जहां निवास करते थे उनको तो मर्दाना महल कहा जाता था, और जहां महिलाएं निवास करती थी महिलाओं के निवास स्थल को कहा जाता था जनाना महल। क्या कहा जाता था मित्रों? जनाना महल। अब देखना आपकी जनाना महलों के बाहर क्या होता था कि जो सुबह और शाम का समय होता था, ये सुबह और शाम के समय अपने यहाँ पर कुछ गाने बजाने वाले लोग हुआ करते थे। तो सुबह और शाम के समय जो कोई भी व्यक्ति अपने गाने बजाने का काम करता था ना, ये जो गायन का काम करता था, इन लोगों को पूर्वीय कहा जाता है। क्या कहा जाता है मित्रों? पूर्वीय कहा जाता है। याद रखना आप, तो याद रखना इसने प्रश्न यही पूछा कि जनाना महलों के बाहर बैठकर प्रातः एवं सायंकालीन गायन करने वाले क्या कहलाते हैं? तो उसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? पूर्वीय कहलाते हैं। जो इसका आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चले अगला क्वेश्चन। संगीत घराने से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? संगीत घराने का अर्थ होता है किसी विशिष्ट गुरु परंपरा से। इसका मतलब है कि अगर आपको संगीत की ट्रेनिंग सीखनी है तो किसी ना किसी को तो अपना गुरु बनाना पड़ेगा, और गुरु के माध्यम से आप उस संगीत की पूरी जो ट्रेनिंग है वो सीख पाओगे। तो बिल्कुल सही आंसर है। फिर इसमें कहा कि संगीत घराना गुरु एवं उसके शिष्यों के सहयोग से बनता है। अब कोई भी जो चीज है आपको पता, जैसे एक टीचर है, एक टीचर कई स्टूडेंट्स को पढ़ाता है और वही स्टूडेंट जाकर आगे आईएएस अधिकारी, आरएएस अधिकारी बन सकते हैं। तो उस टीचर ने जिन स्टूडेंट को पढ़ाया, क्या वो स्टूडेंट और टीचर का संबंध नहीं रहा? तो उनके सहयोग से तो पढ़ाई बनती है, स्कूल बने, कॉलेज बने, इस तरीके से ये संगीत घराने बने। फिर संगीत घराना विशिष्ट गायन शैली या वादन शैली या नृत्य शैली का सूचक होता। अब संगीत घराने में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि आपको कोई वाद्य यंत्र बजाना आता है, उस वाद्य यंत्र की आपको एकदम परफेक्ट तरीके से क्या दी जाएगी? ट्रेनिंग दी जाएगी। अगर आपको कोई डांस करना है तो उसको उस नृत्य के लिए आपको प्रेजेंटेशन देना पड़ेगा। अगर उसमें कोई कमी है तो उस गुरु के द्वारा आपको फिर उसमें सिखाया जाएगा। इस तरीके का अपने संगीत घराना होता है। तो ये तीनों स्टेटमेंट इसके सही है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी आंसर इज द करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। चलो अगला क्वेश्चन है। संगीत में अपने जो घराना संगीत प्रणाली है ये किस प्रमुख संगीतज्ञ के वंश से प्रारंभ हुई? यानी जो संगीत घराना है, यानी अपने संगीत की जो ट्रेनिंग देने का काम प्रारंभ हुआ ना, ये किस संगीतकार के वंश से रिलेटेड हुआ है? तो आप याद रखना, ऐसे संगीतकार का नाम क्या है आपके? तानसेन। तो तानसेन ऐसे ग्वालियर के प्रसिद्ध संगीतकार हुए मित्रों, जिनके वंश से अपने संगीत घरानों की क्या मानी जाती है? नींव मानी जाती है, यानी अपन कह सकते हैं कि इनकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तानसेन। अगला क्वेश्चन देखें। प्रसिद्ध कलाकार, अपने संगीतज्ञ जो कलाकार हैं उनको उनके उपनाम के साथ सुमेलित करना है। देखें आप थोड़ा सा, भूपत खां की बात करें मित्रों तो भूपत खां का नाम अपने आता है, इनका नाम मिलता मनरंग। और रमजान खां की बात करें तो इनका नाम मिलता है आपके मियाँ खां रंगीले, मियाँ रंगीले। और नियामत खां की बात करें तो इनका नाम क्या मिलता? सदारंग। अब देखो आप, ए में आपका फर्स्ट ऑप्शन है, यहाँ भी फर्स्ट है तो आंसर नहीं दे पाए। बी का देखते हैं, बी में थर्ड है, ये आ गया। सी में देख लो थर्ड सेकंड है, तो आपका इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर बी हो जाएगा। इस तरीके से आप उपनाम याद रख लेना। काफी बार परीक्षा में ये प्रश्न पूछा हुआ कि भूपत खां का उपनाम बताइए, तो इनका नाम है अपने क्या नाम है? मनरंग। और ऐसा आपसे रमजान खां का नाम पूछे तो इन्हें मियाँ रंगीला कहा जाता है, और आपसे नियामत खां का उपनाम पूछे तो इनको क्या कहा जाता है मित्रों? सदारंग। यानी सदारंग का उपनाम ही अपने क्या है? नियामत खां। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है। किशोरी अमोनकर किस संगीत घराने की प्रसिद्ध गायिका है? एक महिला गायिका जिसका नाम आपके सामने लिखा हुआ किशोरी अमोनकर, इनका संबंध राजस्थान के किस संगीत घराने से? तो मित्रों आपके ये प्रश्न आ जाए तो किशोरी अमोनकर का संबंध अपने राजस्थान के किस संगीत घराने से
से होगा? ये अतरौली संगीत घराने से होगा। और अतरौली संगीत घराने की बात करें तो इसका संबंध आपके कौन से संगीत घराने से हो जाएगा? जयपुर से। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली संगीत घराने के प्रवर्तक सदारंग और जयपुर संगीत घराने के प्रवर्तक मनरंग। देखो ये दो क्वेश्चन तो आपको प्रश्न में बता रहा कि दिल्ली जो आपका संगीत घराना है इसके प्रवर्तक कौन है? तो दिल्ली आपका जो संगीत घराना है, इस दिल्ली के संगीत घराने के प्रवर्तक अगर आपसे पूछा जाए तो उनका नाम है सदारंग। क्या नाम है मित्रों? सदारंग। अभी मैंने कहा कि सदारंग को अपने नियामत खां के नाम से भी जाना जाता। क्या कहते हैं इनको? नियामत खां। तो सदारंग खां का एक नाम और हो गया नियामत खां। अब ये जो दिल्ली संगीत घराना है, इसी तरीके से अपने राजस्थान में एक संगीत घराना जिसका नाम क्या है? जयपुर संगीत घराना। और जयपुर जो संगीत घराना, इसके जो प्रवर्तक माने जाते हैं ये नियामत खां या जो सदारंग खां है, इनके बेटे माने जाते हैं। और इनके बेटे कौन है मित्रों? तो इनके बेटे का नाम है मनरंग। क्या नाम है मित्रों? मनरंग। और मनरंग को ही आपकी क्या कहा जाता है? भूपत खां कहा जाता है। क्या कहते हैं? भूपत खां। तो भूपत खां के अपने पिताजी कौन थे? नियामत खां या सदारंग खां, जिन्होंने दिल्ली संगीत घराने की नींव रखी थी। और जयपुर संगीत घराने की नींव रखने वाला सदारंग का बेटा है। तो उसने पूछा, इनका संबंध पूछा, तो ये आपके क्या हो जाएंगे? पिता हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? पिता। आंसर क्या आएगा? सी होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ख्याल गायकी के जयपुर घराने से संबंधित कलाकार है? क्या प्रश्न पूछा है? ख्याल। अगर मित्रों थोड़ा सा देखें अपन की ख्याल का शाब्दिक अर्थ आपको पता है, मैंने नाटक में पढ़ाया था आपको। ख्याल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? खेल दिखाना। यानी आप किसी संगीत घराने के अंतर्गत कोई कार्य कर रहे हो और वो संगीत घराना आपके ख्याल से रिलेटेड हो, जिसमें आपको नाटक प्रेजेंट करना, उसी नाटक को जोड़ने के लिए आपको बीच बीच में नृत्य की प्रस्तुति भी देना पड़ेगा। अगर आप नृत्य कर रहे हैं तो उसमें वाद्य यंत्र भी बजाना पड़ेगा। अब आप किस तरीके से उस नृत्य को प्रेजेंट करते हो और किस तरीके से आपके वाद्य यंत्र की लय होती है, वो सभी जो बातें आपको कहाँ सीखने को मिलेगी? संगीत घराने में। और उसके लिए अपने एक संगीत घराना बनाया गया जिसका नाम रखा जयपुर ख्याल। जयपुर जो संगीत घराना वो ख्याल से रिलेटेड है। इसने फेमस कलाकार पूछा तो पंडित विश्व मोहन भट्ट, ये तो मोहन वीणा के फेमस कलाकार है। उस्ताद अली अकबर खां की बात करें तो सरोद के फेमस कलाकार। पंडित मोहनलाल कोई कलाकार नहीं है। और उस्ताद अलादिया खां आपके किससे संबंधित है? आपकी जो ख्याल गायकी है इसमें जो जयपुर संगीत घराना है उसके फेमस कलाकार हैं। ठीक है, याद रह जाएगा ना। चलो अगला क्वेश्चन देखे हैं, ख्याल गायन शैली का प्रवर्तक किसे माना जाता? देखो बहुत अच्छा प्रश्न आया है। आपसे पूछा कि ये जो ख्याल गायन शैली ना, इसको सबसे पहले किसने प्रारंभ किया? अब यहाँ दो तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं मित्रों। ख्याल गायन शैली की बात करें हम कि केवल ये पूछ रहा है आपसे प्रवर्तक, यानी सबसे पहले इसको किसने शुरू किया, तो इसके प्रवर्तक पूछा जाए मित्रों तो इसके प्रवर्तक कौन है? सदारंग। कौन है मित्रों प्रवर्तक? सदारंग। तो इसका आंसर तो आपका ये हो गया सी। अब मित्रों आपसे अगर प्रश्न ट्विस्ट करके पूछे कि आप तो ये बताओ कि जयपुर में जो ख्याल गायन शैली है ना उसके प्रवर्तक कौन है, तो जयपुर का जो संगीत घराना है और उस जयपुर के संगीत घराने में जो ख्याल गायन शैली प्रारंभ की थी उसके जनक या प्रवर्तक कौन है? तो आपको याद है उस व्यक्ति का नाम क्या है? भूपत खां, जिसको अपने किस नाम से और जाना जाता? इनको ही मनरंग भी कहा जाता। तो भूपत खां या मनरंग अपने जयपुर जो ख्याल गायन शैली उसके प्रवर्तक हैं। जबकि अगर केवल प्रश्न ये पूछे कि ख्याल जो गायन शैली इसके प्रवर्तक कौन है, तो फिर इसके प्रवर्तक कौन हो जाएंगे? आपके सदारंग। यहाँ क्वेश्चन कंफ्यूजन करने वाला है। निम्नलिखित में से किस संगीत घराने का उद्भव जयपुर संगीत घराने से नहीं हुआ? यानी इनमें से कौन से ऐसे संगीत घराने हैं जिनका संबंध अपने जयपुर संगीत घराने से नहीं है? देखो पटियाला घराना एक ऑप्शन है इसमें, एक आपके मेवाती घराना है, एक किराना घराना और एक का नाम है अतरौली घराना। मित्रों इसका सही आंसर आपके किराना संगीत घराना होगा, क्योंकि किराना ऐसा संगीत घराना है जो आपके राजस्थान से रिलेटेड नहीं है, यह आपके उत्तर प्रदेश से संबंधित है। और मित्रों एक बात और बता दूं कि मेवाती जो संगीत घराना है इससे दो प्रश्न और बनते हैं। एक तो पंडित जसराज का संबंध पूछा जाता है इससे रिलेटेड, और मेवाती संगीत घराने के एक प्रसिद्ध जो कलाकार या प्रवर्तक हैं, इसके प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? गग्गे नजीर खां। कौन है इसके प्रवर्तक? गग्गे नजीर खां। तो गग्गे नजीर खां और पंडित जसराज का संबंध आपके कौन से संगीत घराने से हो जाएगा? मेवाती। अभी अतरौली घराने के एक फेमस कलाकार मैंने आपको बताई थी मित्रों, जो क्वेश्चन में था, उस महिला का नाम क्या था? किशोरी अमोनकर। क्या नाम था मित्रों? किशोरी अमोनकर। तो किशोरी अमोनकर जो महिला है इसका संबंध आपके किस संगीत घराने से? अतरौली संगीत घराने से। ठीक है, याद रह जाएगा। चलो इस अतरौली घराने की और बात कर लेते हैं मित्रों। अगर आपसे पूछा जाए कि इसके प्रवर्तक कौन है, किसने शुरू किया, तो इसके प्रवर्तक दो व्यक्ति को माना जाता है। एक व्यक्ति का तो नाम है आपके साहब खां। क्या नाम है मित्रों? साहब खां। और एक व्यक्ति का नाम है आपके अलादिया खां। तो साहब खां और अलादिया खां जो है ये दोनों अपने किसके फेमस कलाकार हो जाएंगे मित्रों? ये दोनों अपने जो इनके जो प्रवर्तक माने जाते हैं, कौन से संगीत घराने के प्रवर्तक हो जाएंगे? अतरौली संगीत घराने के। चलो अगला क्वेश्चन है, ध्रुपद गायकी के लिए वर्तमान में कौन सा घराना प्रसिद्ध है? बहुत अच्छा प्रश्न है। आपसे पूछे कि ध्रुपद जो गायन शैली है इसके लिए राजस्थान में वर्तमान में पूछा। अगर मित्रों इसकी बात करें कि इसका सबसे ज्यादा जो विकास हुआ
बताया आपने, इसका सर्वाधिक विकास हुआ जयपुर संगीत घराने में ध्रुपद गायन शैली का। पर उसने प्रश्न पूछा है कि अभी वर्तमान में इस ध्रुपद गायन शैली के लिए राजस्थान का कौन सा संगीत घराना प्रसिद्ध है, तो अभी वर्तमान में तो इसके लिए डागर संगीत घराना प्रसिद्ध है, जिसको एक व्यक्ति ने शुरू किया था और उनका नाम है मित्रों बहराम खां डागर। क्या नाम मित्रों? बहराम खां डागर। तो डागर जो संगीत घराना है उसके प्रवर्तक पूछे तो उसका नाम क्या हो जाएगा? बहराम खां डागर। और आपसे पूछे कि ये किसके दरबारी गायक थे, तो बहराम जो खां डागर है इनका संबंध पूछा जाए किस शासक के दरबारी गायक थे, तो आपके जयपुर के एक शासक बने थे और जयपुर के राजा का नाम था आपके सवाई राम सिंह सेकंड। क्या नाम मित्रों? जयपुर शासक जो सवाई राम सिंह सेकंड है उनके दरबारी गायक जिनका नाम था आपके बहराम खां डागर, और इन्होंने अपने डागर संगीत घराना बनाया था जो अभी वर्तमान में ध्रुपद गायन शैली के लिए प्रसिद्ध है। अब मित्रों एक प्रश्न पूछा रहा है कि ध्रुपद जो गायन शैली है इसकी जो अभी वर्तमान में जो फेमस कलाकार है वो कौन है, और एकमात्र महिला कलाकार है मित्रों इसकी। और इसकी जो महिला कलाकार की मैं बात करूं तो उस महिला का नाम है आपके मधु भट्ट तेलंग। क्या नाम है मित्रों? मधु भट्ट तेलंग। तो मधु भट्ट तेलंग याद रख लेना मित्रों, एकमात्र ध्रुपद गायन शैली की फेमस कलाकार है जिसका संबंध आपके राजस्थान के कौन से जिले से हो जाएगा? जयपुर। और इन्हीं के पिता लक्ष्मण जो भट्ट तेलंग है उन्हें 2024 में सामाजिक कार्यों के लिए या सामाजिक सेवा के लिए भारत सरकार द्वारा पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। ठीक है, याद रखना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मित्रों? ध्रुपद गायन शैली के लिए वर्तमान में कौन सा संगीत घराना प्रसिद्ध है? डागर। जबकि इसकी शुरुआत कहां से हुई थी? जयपुर। मैंने बता दिया आपको। चले अगला क्वेश्चन देखें। जयपुर के बिनकार संगीत घराने के प्रवर्तक कौन है? देखो आप, जयपुर संगीत घराने की कुछ शाखाएं विभाजित हुई जो अपने देखो, एक तो है आपके अतरौली संगीत घराना। कौन है मित्रों? अतरौली। इसी के साथ जयपुर में आपका कौन सा संगीत घराना बना? एक डागर बना, और डागर के साथ में आपका एक संगीत घराना बना जिसका नाम क्या? आपके बिनकार। और इसी जयपुर संगीत घराने से एक और संगीत घराने का विकास हुआ जिसका नाम क्या? आपके मेवाती संगीत घराने। अब यहाँ से आप बहुत अच्छे प्रश्न देखोगे आप मित्रों, और ये प्रश्न भी एग्जाम में आते हैं। अतरौली संगीत घराने के प्रवर्तक पूछे तो अभी मैंने आपको बताए थे दो व्यक्तियों को माना जाता है। एक व्यक्ति का नाम है साहब खां और एक व्यक्ति का नाम है आपके अलादिया खां। तो साहब खां और अलादिया खां जो है इनका संबंध अपने किससे हो जाएगा मित्रों? अतरौली संगीत घराने से हो जाएगा। डागर की बात करें तो अभी बताया मैंने, डागर जो संगीत घराना इसके प्रवर्तक कौन है? एक व्यक्ति जिनका नाम है बहराम खां डागर, जो जयपुर शासक सवाई राम सिंह जो सेकंड है उनके दरबारी गायक थे। और बिनकार संगीत घराने की बात करें मित्रों तो इसके जो प्रवर्तक माने जाते हैं उनका नाम है आपके रज्जब अली खां बिनकार। क्या नाम मित्रों? रज्जब अली खां बिनकार। इन्होंने अपने बिनकार संगीत घराने की नींव डाली थी, और ये भी जयपुर के राजा सवाई राम सिंह जो सेकंड है उससे जयपुर शासक सवाई राम सिंह सेकंड के ये भी क्या थे? दरबारी गायक थे, जिन्होंने बिनकार संगीत घराने की क्या डाली थी? नींव डाली थी। इसके प्रवर्तक, अब मेवाती संगीत घराने में पूछा जाए इसके प्रवर्तक कौन है, तो इसके प्रवर्तक याद रख लेना मित्रों, एक व्यक्ति को माना जाता है, उनका नाम है आपके गग्गे नजीर खां। और इसी के साथ एक और इसका फेमस कलाकार बता देता हूं जिनका नाम है आपके पंडित जसराज। तो पंडित जसराज और गग्गे नजीर खां का संबंध पूछा जाए तो ये कौन से संगीत घराने से हो जाएगा? मेवाती। और ये मैंने जो लिखा है मित्रों इसमें से कोई न कोई एक प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकता है, इंपॉर्टेंट है ये चित्र आपके सामने, तो आप याद रख लेना मित्रों ये सभी चीजें। अब प्रश्न जो पूछा उसे पढ़ते हैं। क्या पूछा उसने? आपसे पूछा जयपुर के बिनकार संगीत घराने के प्रवर्तक कौन है? रज्जब अली खां है। ठीक है, याद रख लेना। ये मैंने आपको चारों जो जयपुर के संगीत घराने बने ना उनके बारे में पढ़ा दिया है विस्तार से। ठीक है, चलो फिर है रुकमा देवी, अकला देवी, साफर खां, गुफर खां का संबंध राजस्थान की किस लोक गायन शैली से? देखें आप, तालबंदी गायन शैली, मांड गायन शैली, लंगा गायन शैली और मांगनियर गायन शैली। थोड़ा सा बात करें मित्रों, मांड गायन शैली की बात करें तो इसका सबसे पहले जो विकास हुआ ये जैसलमेर में हुआ, क्योंकि 10वीं 11वीं जो शताब्दी का टाइम पीरियड था ना, इस 10वीं 11वीं शताब्दी में आपके जैसलमेर को क्या कहते थे? मांड क्षेत्र कहते थे। और इस क्षेत्र में विकसित हुई गायन शैली को नाम क्या दिया? मांड गायन शैली। लंगा की बात करें तो मित्रों आपके एक जाति है लंगा जाति, और इसी लंगा जाति ने गाने बजाने का काम किया और एक विकसित की गायन शैली, उसका नाम हो गया लंगा गायन शैली। ये कहाँ काम करती है मित्रों? तो याद रखना जैसलमेर बाड़मेर के क्षेत्र में काम करती है, और एक बाड़मेर के साथ में एक जिला और जोड़ देंगे जिसका नाम क्या हो जाएगा? बालोतरा। इसी के साथ मांगनियर गायन शैली की बात करें तो ये भी एक स्पेशल एक जाति से रिलेटेड है, उसका नाम है आपके मांगनियर जाति। और ये मांगनियर गायन शैली है, इसका विकास भी आपके जैसलमेर, बाड़मेर और बालोतरा के क्षेत्र में हुआ। तो जैसलमेर, बाड़मेर और बालोतरा के क्षेत्र में दोनों गायन शैलियां विकसित हुई, लंगा और मांगनियर। उसने पूछा तालबंदी गायन शैली
इसके बारे में देखते हैं। तालबंदी गायन शैली की बात करें मित्रों तो ये पूर्वी राजस्थान से रिलेटेड है। क्यों है? क्योंकि इसका कारण बताता हूँ। भारत में एक मुगल बादशाह बने थे जिनका नाम था औरंगजेब। एक बार क्या हुआ कि औरंगजेब ने अपने संगीत पर रोक लगा दी। औरंगजेब ने जैसे संगीत पर रोक लगाई तो जितने भी संगीतकार थे उनको सभी को अपने दरबार से बहिष्कार करके उनको निकाल दिया गया। उनका निष्कासन जब औरंगजेब ने कर दिया तो उनको एक चेतावनी दी कि अगर आसपास के इलाके में मुझे तुम कोई वाद्य यंत्र या कोई गाना गाते हुए दिख गए ना तो मेरे से बुरा नहीं होगा, तुम्हारे जो है ना पकौड़े बनाकर मैं तेल में तैर कर उनको खा जाऊंगा। ऐसा औरंगजेब ने किसको कहा? संगीतकारों को। सारे संगीतकार बेचारे अपने आगरा वाला जो क्षेत्र था पूर्वी अपने आगरा उत्तर प्रदेश वाला उस एरिया को छोड़ के आ गए और राजस्थान के पूर्वी भाग में आकर ये अपने एक विकसित गायन शैली विकास करता है जिसका नाम क्या हो जाएगा? तालबंदी। अब ये तो मैंने इस प्रश्न का पोस्टमार्टम किया। देखते हैं रुकमा देवी, अकला देवी और सापर खां और गुफर खां का संबंध कहाँ है, किससे है? तो ये मांगनेर गायन शैली जो है इसके फेमस कलाकार है सब। डी आंसर होगा इसका। ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी। रुलाने वाले फकीर, क्या बात है, एक बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने है। रुलाने वाले फकीर आपने सुना होगा, कहीं कलाकार ऐसे होते हैं जो अगर आप उनकी अगर संगीतज्ञ वाली ध्वनि में चले जाओ तो आप रोने लग जाते होंगे। ऐसे अपने जयपुर के एक प्रसिद्ध कलाकार हुए मित्रों जिनका नाम है आपके मानतोल खां साहब, जिनका संबंध पटियाला संगीत घराने से है। और ऐसे कलाकार हैं जिनको सुनने के लिए अगर लोग आते थे वहां तो लोग इनकी जो वो आवाज होती थी उस आवाज को टच करके फीलिंग के साथ वो फीलिंग देखते थे और लोगों का रोना शुरू हो जाता था। ऐसा संगीतकार आपके कौन है? मानतोल खां। तो ऐसे संगीतकार भी हुए जो रोने में माहिर है, मतलब दूसरों को रुला दे उनकी फीलिंग के साथ। ऐसे संगीतकार मानतोल खां जिनको रुलाने वाले क्या कहते हैं? फकीर। ठीक है, एक गाना सुना होगा आपने, जिए तो जिए कैसे बिन आपके, है ना, लगता नहीं जी बिन आपके। ठीक है, ऐसे जो गाने हैं वो आपको रुला सकते हैं और ये फीलिंग के साथ टच होते हैं। देखिएगा। चलो अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन से पहले आप सभी के लिए एक बेहतरीन सूचना है मित्रों कि हमारा जो एलडीसी जो बैच है वो दिव्यम बैच 1499 रुपए में उपलब्ध है। अगर आप कर रहे हो एलडीसी 2024 की तैयारी तो अपने सपनों को साकार कर सकते हो इस बैच के माध्यम से। और केवल आपको मिलने वाला है 1500 रुपए में ये बैच। इसमें लाइव क्लासें आपको उपलब्ध होगी, हमारी जो टेक्निकल टीम है और हमारी जो ये टीम है पूरी आपके सामने है। उसी के साथ आपको इसमें 600 प्लस जो घंटे हैं वो कक्षाएं मिलने वाली है। ठीक है मित्रों, चले अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रश्न है, प्रसिद्ध बिनकार श्री रज्जब अली खां जयपुर के किस शासक के दरबार में थे? अभी मैंने आपको कहा था मित्रों कि जयपुर के एक राजा थे सवाई राम सिंह सेकंड, जिनके दरबार में दो संगीतकार या दरबारी गायक थे। एक का नाम था बहराम खां डागर और एक का नाम था रज्जब अली खां बिनकार। दोनों का संबंध अपने किससे हो जाएगा? सवाई राम सिंह सेकंड। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन है, अमीर खुसरो जो दरबारी संगीतज्ञ किस शासक के थे? अलाउद्दीन खिलजी, अकबर, औरंगजेब। मित्रों इसका सही आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। अब थोड़ा सा अलाउद्दीन खिलजी की बात करें। इस अलाउद्दीन खिलजी के ही अपने जो दरबारी विद्वान है उस बंदे का नाम क्या? आपके अमीर खुसरो। क्या नाम मित्रों? अमीर खुसरो। देखें आप, थोड़ा सा अमीर खुसरो से रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और ये भी इंपॉर्टेंट है मित्रों जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। देखिए मित्रों, सबसे पहले अपने अलाउद्दीन खिलजी जो है अपने रणथंभौर पर आक्रमण करता है और राजस्थान में किस रियासत पर आक्रमण करता है? रणथंभौर। अगर मैं रणथंभौर की बात करूं तो रणथंभौर पर जब ये आक्रमण करता है उस समय अपने रणथंभौर के शासक कौन थे? हमीर देव चौहान। और एक ऐसा बंदा जो केवल और केवल दूसरों को शरण देने के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर गया। एक कहावत है और एक दोहा है कि सिंह गमन सतपुरुष वचन कदली पले एक बार तिरिया तेल हट हमीर हट चढ़े ना दूजी बार। कि सिंह यानी अपने जब शेर जंगल से गुजरता है तो शिकार की औकात नहीं कि उससे बच जाए। कोई जो अपने सिद्ध पुरुष होता है वचन पालक, वो व्यक्ति जो वचन दे दे तो अपने वचन के लिए अपने प्राणों को गवा सकता है पर अपने वचन से मुखरे नहीं। जैसे रघुकुल रीत सदा चली आई, तिरिया तेल चढ़े ना दूजी बार। इसका मतलब है कि एक कुमारी लड़की को एक बार तेलवान चढ़ाया जाता है और हमीर हट चढ़े ना दूजी बार। ऐसा ही हमीर है। हमीर भी के बारे में कहा जाता है कि अगर उसने हट कर ली तो उसकी हट पक्की है। और कदली फले एक बार, यानी अपने केले का जो फल है उसमें केले के फल केवल एक बार आते पूरे जीवन में। ऐसा व्यक्ति कौन था? रणथंभौर का चौहान शासक हमीर देव चौहान। इसकी एक किताब भी मित्रों जिसका नाम है आपके श्रृंगार हार। तो श्रृंगार हार जो पुस्तक है ये अपने किसने लिखी थी? हमीर देव चौहान ने। और श्रृंगार हार का संबंध आपके राजस्थान में किससे हो जाएगा? ये साहित्य से रिलेटेड नहीं है मित्रों, ये संगीत से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? संगीत। तो ये भी याद रखना। अब रणथंभौर पर आक्रमण करता अलाउद्दीन खिलजी। इसने आक्रमण किया था मित्रों ये 1301 में। और 1301 में अपने अलाउद्दीन खिलजी के समय
रणथंभौर का पहला शाखा होता है 11 जुलाई 1301 में, जिसमें हमीरदेव चौहान इसमें केसरिया करता है और इनकी रानी रंगा देवी इसमें जौहर करती है। हमीरदेव चौहान की बेटी अपने की जिसका नाम था देवलदे, जो पद्म तालाब में कूदकर अपनी जान दे देती है, जल जौहर करती है। ऐसा रणथंभौर का शाखा जो राजस्थान का पहला शाखा माना जाता मित्रों, जो 1301 में हुआ। तो राजस्थान का फर्स्ट शाखा कहाँ हुआ था? 1301 में। उस राजस्थान के फर्स्ट शाखे में अलाउद्दीन खिलजी के साथ उसका एक दरबारी विद्वान आया था जिसका नाम है अमीर खुसरो। इस अमीर खुसरो ने इस शाखे का वर्णन इसकी किताब में किया है। और अमीर खुसरो की जो किताब है उसका नाम याद रखना मित्रों, एग्जाम में पूछा जाता। इसकी किताब का नाम है खजाइन उल फुतू। क्या नाम है मित्रों? खजाइन उल फुतू। इसी पुस्तक को आपके कहा जाता है तारीखे अलाई। तारीख का मतलब होता है प्रशंसा, अलाई का मतलब अलाउद्दीन के, अलाउद्दीन खिलजी की प्रशंसा के बारे में लिखी गई है एक किताब। कौन सी? तारीखे अलाई या खजाइन उल फुतू, जो किसकी पुस्तक है? अमीर खुसरो। और इसी पुस्तक में अमीर खुसरो लिखता है और क्या कहता है कि आज कुफ्र का जो गढ़ है वो इस्लाम का घर हो गया। यानी आज धर्म का जो विरोधी है हमीरदेव चौहान, उसका जो किला है रणथंभौर का वो अलाउद्दीन खिलजी ने जीत लिया। हिंदू शासक का था, आज किसका हो गया? मुस्लिम शासक का। ऐसा कहने वाला व्यक्ति कौन था? अमीर खुसरो। और ये अमीर खुसरो ऐसा व्यक्ति जो राजस्थान में अपने जितने भी शाखे हुए उनमें राजस्थान का एकमात्र ऐसा शाखा रणथंभौर का जिसका फारसी भाषा में वर्णन करता है। उस संगीतकार का नाम क्या? आपके अमीर खुसरो, जो अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी संगीतकार था। ठीक है, याद रखना मित्रों। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्वालियर के प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन के गुरु। अगर ग्वालियर के फेमस कला संगीतज्ञ की बात करें तानसेन है, और इनके गुरु पूछे तो याद रखिएगा मित्रों, इनके गुरु कौन है? अपने स्वामी हरिदास। कौन है मित्रों? स्वामी हरिदास। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध संगीतज्ञ बाऊ भट्ट राजस्थान के किस शासक के दरबार में थे? अगर आपसे पूछे बाऊ भट्ट का संबंध आपके किस के दरबार में थे, तो प्रसिद्ध जो संगीतकार हैं इनका संबंध अपने महाराजा अनूप सिंह से है। महाराजा अनूप सिंह की बात करें तो ये बीकानेर के शासक थे मित्रों। बाऊ भट्ट ने बीकानेर के शासक अनूप सिंह के ऊपर कई किताबें लिखी, जैसे अनूप संगीत विलास, अनूप संगीत रत्नाकर। जिनके भी पीछे अनूप शब्द जुड़ जाए और संगीत शब्द जुड़ जाए वो सबकी सब किताबें किसकी? अपने बाऊ भट्ट की है। किसकी है? बाऊ भट्ट। और बाऊ भट्ट का संबंध अपने किससे हो जाएगा? महाराजा अनूप सिंह, जो बीकानेर के शासक हैं। महाराजा अनूप सिंह ने अपने बीकानेर के जूनागढ़ दुर्ग में 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर बनवाया था। तो याद रख लेना, 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर भी पूछे तो कहाँ है ये? अपने ये जूनागढ़ दुर्ग में है। और आपसे पूछे कि कौन बनवाया था, तो बीकानेर शासक महाराजा अनूप सिंह ने बनवाया था। ठीक है, ऐसे एक प्रश्न और बताता हूँ। ये तो मंदिर हो गया मित्रों। और आपसे पूछे कि 33 करोड़ देवी देवताओं की साल कहाँ है? 33 करोड़ जो देवी देवताओं की साल के बारे में पूछे, साल का मतलब होता है मित्रों बड़ा कमरा, और इनकी साल पूछे तो ये आपके मंडोर में है। और मंडोर की बात करें तो मंडोर कहाँ पड़ता है? जोधपुर में पड़ता है। और ये साल आपने कौन स्थापित करवाता? तो जोधपुर या मारवाड़ का एक राजा था, और मारवाड़ के उस राजा का नाम था मित्रों आपके अभय सिंह राठौड़। क्या नाम था? अभय सिंह राठौड़। जबकि 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर पूछे तो इनका मंदिर अपने कहाँ बना हुआ? जूनागढ़ दुर्ग में। और ये जूनागढ़ दुर्ग की बात करूं मैं तो कहाँ स्थित है? बीकानेर में। और ये ऐसा किला जिसमें अपने सूरजपोल दरवाजे के सामने जयमल और फत्ता की गजारूढ़ प्रतिमाएं लगी हुई है, हाथियों पर सवार। और जूनागढ़ दुर्ग में ही एक गणेश जी का मंदिर है अपने, जिसका नाम है अपने हेरम गणपति, जिस पर अपने गणेश जी को चूहे पर नहीं बल्कि अपने शेर पर सवार बताया गया। और ऐसे गणेश जी का नाम क्या? आपके हेरम गणपति। ये सब बातें हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है। पारसी रंगमंच के ख्याति लब्ध राजस्थानी कलाकार है। पारसी रंगमंच ये पूछे कि इसके कौन से कलाकार हैं, तो स्वर्गीय बाबू माणिक्यलाल डांगी इसके फेमस कलाकार हैं, ये याद रखना। चलो अगला क्वेश्चन है। राजस्थानी नाटकों के जनक एवं निर्देशक कौन है? तो राजस्थानी नाटकों के जनक एवं निर्देशक कौन है? कन्हैयालाल परमार। याद रखना, ये क्वेश्चन पहले भी किया था। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रसिद्ध नाटक दरिंदे के रचयिता है। देखो आप, दो नाटक है मित्रों। एक नाटक का नाम था आपके दरिंदे। क्या नाम है? दरिंदे। और एक नाटक है आपके बारमली। ये दोनों नाटक एक ही व्यक्ति ने लिखे। और दरिंदे और बारमली जो नाटक है ना आपका, ये दोनों नाटक लिखने वाले व्यक्ति कौन है? आपके हमीदुल्ला। कौन है मित्रों? हमीदुल्ला। याद रखना। और दोनों नाटक अपने किस नाटक में किए जाते हैं? तो याद रखना, अपने जयपुर वाला जो है जयपुरी जो ख्याल है ना, उस जयपुरी ख्याल में इन दोनों नाटक को प्रेजेंट किया जाता है। याद रख लोगे? ठीक है, तो आप याद रखना दरिंदे जो नाटक है किसने लिखा? आपके हमीदुल्ला ने लिखा। ठीक, चलो आज का ये एपिसोड था। तो आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आज की जो क्लास है यहीं समाप्त करते हैं मित्रों। शुभ रात्रि। कल मिलेंगे वापस 7 बजे आप सभी के साथ। थैंक यू सो मच।